वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा था हमारा। ओके, आई होप सो आपको ध्यान होगा और हम इसे स्टार्टिंग से ही कर ले रहे हैं थोड़ा सा डी एंड एफ ब्लॉक को। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इन बिटवीन एस एंड पी के बीच में एक ब्लॉक है जिसमें 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो ये जो 10 वर्टिकल कॉलम है जिनका आज की तारीख में नंबर है 3 to 12। पहले ओल्ड नॉमेनक्लेचर में इनके नाम कुछ और थे। दे आर टर्म्ड एज हेलो सर। थर्ड बी, फोर्थ बी। बोलो बेटा। सर कल आपने क्या पढ़ाया था? सर कल वही एब्सेंट पढ़ा रहे था दोबारा। मैं। रिकॉर्डिंग तो भेजी होगी ग्रुप में, यस सर। तो वो भी देखिए। देखने का टाइम नहीं मिला होगा। ओके सर। बिजी तो हुई, कोई बात नहीं सर, उसकी नहीं। बात नहीं सर, कल देखी नहीं थी मैंने। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो वो भी फिर आप बताते तो यार हम कुछ और बताओ फिर। क्यों यार, एड्रेस वेड्रेस घर आएंगे देने और ये एंड कैसे हो गई थी मीटिंग अचानक से? देखो सर चल रहा है। आप भी बताइए। आइए आइए, आप भी अपनी हंसी दिखा लीजिए। क्लोजअप की चमकार में दिखेगी नहीं आप। सर, सुनाई देगी सर। नहीं, ये क्लोजअप वाले हैं भैया, इनका क्या भरोसा। इनकी अरे सर वो चमत्कार। गलती से माइक ऑन रह गया था। अच्छा अच्छा, चलो शुक्र है इन्होंने गलती मान ली। चलिए भैया स्टार्ट कर लें। स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट होता है, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक किन्हें कहते हैं और ट्रांजिशन मेटल किन्हें कहते हैं, इसमें बेसिकली क्या अंतर है। तो डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट एक पॉइंट में डिफरेंस है। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया है वो ब्लॉक डिसाइड करता है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आया तो डी ब्लॉक है। और ट्रांजिशन मेटल की सिंपल लैंग्वेज है कि डी सबशेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए, या तो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो डी इनकम्प्लीट कह लीजिए, या बुकिश लैंग्वेज में आखिरी दो शेल इनकम्प्लीट होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक में सिर्फ ग्रुप में अगर कहें तो 3 to 12, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल 3 से लेके 11 तक है। यानी 12th ग्रुप जो है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो रखे गए हैं, यानी ये डी ब्लॉक मेटल्स हैं, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सॉरी कलर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा बहुत अलग होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हमने कल डिस्कस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट में कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट एंड व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स। ये पहला पॉइंट कल हुआ था। आई होप सो कल सबको क्लियर भी था। नाउ सेकंड पॉइंट आया था क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल में कितनी सीरीज हैं डी ब्लॉक की, इन्हें सीरीज के रूप में ज्यादा जानते हैं। व्हाट आई मीन टू से सीरीज, पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बेटा ये जो डी ब्लॉक हैं उसमें यहां जो फोर्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, फोर्थ पीरियड में ये पहली बार डी ब्लॉक आता है और इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस सीरीज का नाम 3D सीरीज रखा गया, फिर 4D, फिर 5D, 6D। तो 4D सीरीज आप कह सकते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। जो 3D सीरीज है ये हमारे कोर्स में है, इस पे ही हमें फोकस करना है। और मैंने इन सबका मतलब 3D सीरीज में जो 10 मेंबर हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, और वो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताए थे, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। 3D सीरीज एटॉमिक नंबर 21 से शुरू है और 30 पे खत्म है। एटलीस्ट हर सीरीज का ये पता हो कहां से शुरू है और कहां खत्म है। ओके, तो 3D सीरीज जो हमारी है वो 21 से स्टार्ट होके 30 पे खत्म है। ठीक है, 3D सीरीज 21 स्कैंडियम से शुरू हुई और 30th जिंक पे खत्म हुई।
ये 3D है। ऐसी 4D सीरीज जो हमारी थी वो 39 से शुरू हुई थी और 40th भी उसमें याद रखना है आपको, 40th इज ZR और ये 48 पे जाके खत्म हुई थी कैडमियम पे। और बेटा 5D सीरीज में जो पहला मेंबर है वो है लेंथेनम 57 और दूसरा मेंबर 72 हॉफनियम है। 58 से 71 तक नीचे पड़े हैं या लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनम के बाद वाले, और ये एंड होता है 80 पे जो कि मरकरी है। और 6D सीरीज जो 89 से शुरू हुई है, 89 इज एक्टिनियम। एक्टिनियम जो है वो तो डी ब्लॉक माना गया है, लेकिन इसके बाद वाले एक्टिनोइड्स हैं जो नीचे पड़े हैं। और यहाँ लौट के फिर 14 एलिमेंट आप हटाओगे ना तो 89 के बाद 90 से 103 तक नीचे हैं, 104 यहाँ आ जाएगा एंड इट इज रदरफोर्डियम और क्रुचवाटोनियम, और ये 112 तक चलेगा। और 100 के बाद में हम बाइयम समथिंग ऐसे नाम लेंगे। फिलहाल ये 4 सीरीज हैं, हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये रही आपकी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ये 4 सीरीज हैं। 6D को अभी तक इनकम्प्लीट माना जाता रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे डिस्कवर्ड नहीं है, तो इसलिए 6D इनकम्प्लीट है, 3 कंप्लीट सीरीज है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हमने थर्ड पॉइंट कल पढ़ा था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो आखिरी से पहले वाली शेल है उसके डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आखिरी शेल होती है उसके एस सब शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 होते हैं। आई होप सो याद है, जनरली 2 ही होते हैं। एक वाली कंडीशन सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में थी, यानी 24 और 29 में। तो हमारे कोर्स में मतलब से इसका समझ में नहीं आया। क्या चीज? इसका मतलब सर NS2 क्यों लिया, मतलब NS सर, NS सब शेल क्यों लिया आपने इसमें? बेटा वैसे तो ये क्लास 11th में है और नहीं कल सर, वाले मैं लेक्चर पूछ में रहा हूँ, ये तो पता है सर, लेकिन NS सब शेल आपने मतलब ND से पहले आती है ना, तो सर बाद में क्यों लिखी? ये होता है जब थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होता है ना। चलिए मैं फिर बता रहा हूँ, कल हमने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया है, 21 से लेके 30 तक किया है, लेकिन अब वो है थोड़ी हमारी मिस्टेक है कि हम पहले से आपको बता देते हैं ना कि हम रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, तो आप शायद देख लेते अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हमने लिया है, इसका नाम रखा है n, और अगर उससे पिछला नंबर आता है तो n में से 1 कम करना पड़ता है। तो ये आउटर शेल को हमने n रखा है और ये उससे पिछला नंबर है तो उसमें से 1 कम कर दिया है हमने, और उसमें से 1 कम कर दिया है तो उसे लिख दिया है n-1। तो आउटर मोस्ट शेल हो गई NS और आउटर से पहले वाली शेल हो गई n-1। तो ये देखिए, इसके लिए हमने ये कहा है 4s, तो ये 3D है और 3D को उससे 1 कम लिख दिया। बताइए। ओके सर। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो बच्चों ये आया इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ गया ये, ठीक है। व्हाट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कि जनरली ये कैसे लिखे जाएंगे, n-1 D1 to 10 और आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाउ इस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है क्योंकि ऑलमोस्ट कई प्रॉपर्टीज, वेरिएबल वैलेंसी, कलर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन पे, या इवन आयन पोटेंशियल, काफी सारी वैल्यूज हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन बताया और वो भी 3D सीरीज का ही बताया है। 3D सीरीज का हमारे कोर्स में है, 4D में एक्सेप्शंस ज्यादा हैं। 3D में 2 ही एक्सेप्शन थे, एक 24 एक 29। 4D में ऑब्वियसली इनमें 18 जोड़ लो तो 42 47 तो होंगे ही होंगे एक्सेप्शन, एक 41 भी एक्सेप्शन है, लेकिन हमें उस लेवल पर जाना नहीं है, कोर्स में भी नहीं है। ये हुआ जनरल कॉन्फ़िगरेशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज।
अब देखिए बेटा, अभी तक हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं इस समय। सिर्फ पहला डी और ट्रांजिशन मेटल क्या है, दूसरा इनका जनरल क्लासिफिकेशन कह लो या पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है, और तीसरा ऑब्वियसली इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, कि जनरली ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन का इसमें प्लेसिंग कैसे है, जिसमें होम्स रूल भी लगाना है आपको, एक एक करके भरने, फिर फेयरिंग करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कल 2 बार ही कहा था कि यहाँ आयंस कई बार आएंगे, जैसे Zn+2 Cr+3। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से पहले निकालेंगे, इनर शेल से बाद में। यानी ये गलती नहीं करेंगे स्टार्टिंग से। बोलिए सर, फर्स्ट नंबर पे आपने क्या लिखा है, DN/TN? यार मतलब इससे पहले कहाँ थे आप? डी मतलब डी ब्लॉक, टीएम मतलब ट्रांजिशन मेटल। ये इससे पहले ये डी ब्लॉक टीएम, डी एंड एफ ब्लॉक की स्टार्टिंग ही ये थी कि पहला ही पॉइंट था। और आज का भी वीडियो भी भेजूंगा तो देख लीजिएगा, ये शायद चौथी बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और जब मैं नहीं कुछ सर, यहाँ बोल पे रहा हूँ समझ में नहीं आया था क्या लिखा है। बेटा जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं कुछ खत्म करूंगा, मैं टाइम दूंगा, आप बीच में हैंड रेस कर सकते हो। आप खुद सोचो ना, अगर बार बार कोई ना कोई बच्चा अपने आप माइक ओपन करके तुरंत बोल दे तो अल्टीमेटली मेरे पास तो कुछ थोड़ी जा रहा है, मुझे म्यूट कर देना है सबको, तो आपकी जो फैसिलिटी वो खत्म हो जाएगी ना ये वाली। आप हैंड रेस करो, या तो मैं देख के इग्नोर कर रहा हूँ तो बात भी है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बात बीच में रह गई, अभी आपने बोला, कोई और बच्चा बोले, फिर आप प्रैक्टिकली सोचिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। एक पढ़ा रहा है आदमी, खड़े होकर आपको चिल्ला रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है, एक कहता है कि मैं कल आया नहीं था, बताओ भाई क्या करा दिया था तुमने। अरे फिर नहीं आए थे तो उसका सब्स्टिट्यूट रिकॉर्डिंग थी, वो देख लो भाई। नहीं हम नहीं देख पाए कल, कोई बात नहीं देख पाए। अब हमने आगे पढ़ाना शुरू किया, अब कोई कह रहा सर ये वाला पॉइंट रुको, ये बताओ, ये बताओ, रुको पहले। अरे यार रुक तो हम जाएंगे, हम आप ही को पढ़ाने के लिए खड़े हुए, रुकेंगे, लेकिन तरीके से करेंगे तो अच्छा लगेगा ना कि आप पहले हैंड रेस कर दीजिए, हम भी देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, चलो बच्चों, आज की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई, ठीक है, चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो भोलेनाथ का नाम लेते हैं भैया भगवान। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं भैया आज की पढ़ाई। यहाँ पे पहली हेडिंग है हमारी एटॉमिक साइज। ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक साइज। जनरल साइज में लिखता हूं यार, मेरी आदत है, एक्चुअली ये होता वैसे रेडियस है। ठीक है, बात एक ही है, मतलब वही समझना है कि हम साइज का डिस्कस करने जा रहे हैं, आइदर इट इज एटॉमिक रेडियस और साइज। जनरली रेडियस कहने का मतलब होता है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट जहां भी इलेक्ट्रॉन है वहां तक की डिस्टेंस, दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिक साइज। न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक होगा वो साइज है। ये हमने 11th में पढ़ा है। एक एटम का साइज नहीं निकालते या निकाल सकते क्योंकि ये वेव्स में होते हैं, और इसलिए हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की ना तो एग्जैक्ट पोजीशन पता है, लोकेशन पता है, तो एक एटम का तो साइज कभी नहीं निकाला जाता। तो एक एटम का नहीं निकाला जाता, फिर क्या किया जाता है? तो बेसिकली हम साइज निकालने के लिए सॉलिड स्टेट की हेल्प लेते हैं। हमने इनका HCP, CCP जो भी लैटिस है, यानी दो नेबरिंग एटम जो होते हैं, जो सबसे पड़ोस के एटम हो, उन नेबरिंग एटम के बीच की दूरी का हाफ साइज मान लेते हैं। मतलब कहने का क्या है, बेसिकली हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्यूब है जैसे, तो इसमें ये जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं, ये सॉलिड स्टेट में हमने कई बार बनाए होंगे। फिलहाल ये जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि एटम यहाँ प्रेजेंट है, एटम पूरा का पूरा यहाँ प्रेजेंट है, हमने डॉट से उसे दिखाया है। और क्योंकि ये क्यूब है तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी सब बराबर है। तो अब हमने ये कह दिया कि ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम है, मतलब दो नेबरिंग एटम है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो भी डिस्टेंस है उसके हाफ को माना जाता है साइज। फिलहाल इससे कोई लेना देना इस चैप्टर में है नहीं, साइज होता क्या है, क्योंकि वो 11th का टॉपिक है कि रेडियस 4 तरह के होते हैं, उसका यहां से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ यहां समझना है डी ब्लॉक का साइज कैसे वेरी करता है। यहां का सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर एटॉमिक नंबर ग्राफ में एक तरफ चल रहा हो,
एक तरफ रेडियस चल रहा हो, तो साइज का ऑर्डर क्या आएगा बेटा? डी ब्लॉक में साइज का ऐसा कुछ ग्राफ है। दैट मीन्स ये मैंने 3D सीरीज ड्रॉ की है, तो 3D का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं जिनका साइज लगभग एक जैसा होता है। मतलब जरा चेक करिए ये साइज में क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली ये है कॉपर का साइज, ये है जिंक का साइज, और ये आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज है। ऐसे यहां से जब नीचे आएंगे स्कैंडियम, टिटेडियम, वेनेडियम, ऐसे करके साइज आएगा। एक इंटरप्रिटेशन आप निकाल के देखिए क्या कहना चाह रहे हैं साइज में, या साइज की ये वैल्यूज अगर एक्सपेरिमेंटली आ गई है तो इस साइज की वैल्यू से आपको क्या पता चल रहा है। तो बच्चों शायद आपको ये दिखेगा इंटरप्रिटेशन, जब एग्जैक्ट वैल्यू बुक में लिखी हुई देखोगे कि शुरू के 2 मेंबर में गैप ज्यादा है। शुरू में जो पहला मेंबर है स्कैंडियम, सपोज, मतलब वैल्यू मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक जनरल वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये 115 पिकोमीटर है सपोज, और ये अगले वाले का साइज छोटा होके सपोज 100 पिकोमीटर हो गया, यानी यहां से यहां 15 का गैप हो गया। ऐसा होगा नहीं लेकिन वैल्यू समझाने के लिए ले रहा हूं। तो आगे वाले में जो ये गैप होगा ये 15 का नहीं होगा, ये 90 हो गया, यानी ये गैप 10 का रह गया। और आगे जाएंगे तो ये गैप अब 90 के बाद ये 88 या 87 हो गया, तो ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। तो डी ब्लॉक में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज पहले तो कम होता है, ठीक है, और कम होने के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। जैसे यहां के एरिया में ये लगभग कांस्टेंट हो गया, या तीनों का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, और उसके बाद ये साइज बढ़ रहा है। तो कॉपर और जिंक में ये साइज थोड़ा सा मार्जिनली, बहुत ज्यादा तो नहीं, मार्जिनली बढ़ गया है। तो पीरियोडिक टेबल में आपको इतना तो वैसे भी पता था कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में साइज घटता था। क्यों घटता था? 11th में आपने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है आखिरी शेल में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है, जिसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, दैट मींस अट्रैक्शन बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटना था तो घट ही रहा है यहाँ पे, लेकिन एक लिमिट के बाद ये बढ़ने क्यों लगा? तो आपको कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कल पढ़ाया है, कॉपर में भी D10 है, और जब भी कोई सबशेल फुलफिल्ड हो जाती है जिंक में भी 3D10 है। तो जहां जहां सबशेल फुलफिल्ड हो जाती है, जैसे इनर्ट गैस भी है, तो फुलफिल्ड होने के बाद प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाती है, यानी रिपल्शन ज्यादा होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ रहा है। बेटा समझने की कोशिश करो, एक है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में होना है अट्रैक्शन। बच्चे क्यों अट्रैक्शन होना है? क्योंकि न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होना ही होना है ऑब्वियसली। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल या जिस शेल में भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, जैसे यहाँ डी में 1 थे, फिर डी में 2, डी में 3, फिर डी में 5, फिर डी में 5 का एकदम से दोबारा डी में 5 4s2, और फिर डी में 6 7 8 9, और सॉरी 9 नहीं होते, डी में 10 ऐसे आएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कल बताया गया है। फिर देखिए इसमें क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो दो काम हो रहे हैं, जरा ध्यान से सोचना कौन से दो काम हो रहे हैं? न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये बेटा चौथी शेल भी दिखानी पड़ेगी। तो ये न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डी में इलेक्ट्रॉन बढ़, जैसे जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो इससे अट्रैक्शन हो रहा है। साइमल्टेनियसली उसी समय जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं? रिपल्शन, रिपेल भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब शुरू में जब ये गैप ज्यादा था, इसका मतलब अट्रैक्शन बहुत डोमिनेंट था रिपल्शन पे, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, रिपल्शन कम था। जैसे जैसे हम आगे आए, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे,
तो ये रिपल्शन भी बढ़ने लगा। भाई शुरू में तो रिपल्शन था ही नहीं ना, ऑलमोस्ट। क्यों नहीं था? शुरू में डी में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर डी में 2, तो ऑलमोस्ट रिपल्शन कम था। लेकिन जैसे जैसे डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी बढ़ने लगा। और अगर ये रिपल्शन बढ़ने लगा, एक टाइम ऐसा आया जब रिपल्शन और अट्रैक्शन लगभग बराबर पे आ गए। जब ये दोनों लगभग बराबर पे आ गए तो साइज बराबर रह गया, और उसके बाद आखिर में डी पूरे के पूरे भर गए। जब डी कंप्लीटली फिल्ड हो गए, पूरे के पूरे ये फिल्ड हो गए हैं, तो उस समय ये रिपल्शन स्लाइटली इससे डोमिनेंट हो गया, और डोमिनेंट होने की वजह से साइज बढ़ गया। तो 3D का साइज ऐसे मूव किया है। फिर भी बेटा साइज में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, मतलब यहां दिख जरूर रहा है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बराबर बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनली है। पी ब्लॉक या एस ब्लॉक की जगह नहीं है, जहां लगातार दो मेंबर में इकट्ठे 30-30, 40-40 पिकोमीटर का अंतर हो सकता है। यहां ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज मार्जिनली डिक्रीज करता है या स्लोली डिक्रीज करता है, मतलब इसकी बात ज्यादा की नहीं जाती। तो ये था 3D का साइज, जिसे मैं फिर बना रहा हूं एक बारी कि ये रहा हमारा ग्राफ। इस ग्राफ में ये रहा रेडियस एक्सिस और ये रही एटॉमिक नंबर एक्सिस, और ये ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा है। और अब अगर आप पहले मेंबर और आखिरी मेंबर के साइज में देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखेगा। और यहाँ पे इन तीन में जिसका साइज लगभग एक जैसा दिखेगा वो याद रखना है, आयरन कोबाल्ट निकल का साइज एक जैसा दिखेगा। स्कैंडियम से शुरू हुआ, जिंक पे खत्म हुआ। अगर यही ग्राफ 4D के लिए बनाएंगे बिल्कुल ऐसा ही बनेगा और ऊपर बनेगा। क्यों 4D के लिए ऊपर बना? ये था बेटा 3D और ये है 4D सीरीज। 4D का ऊपर क्यों बना? इट इज अ कॉमन सेंस। पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हैं तो शेल्स बढ़ती हैं, और बच्चों अगर शेल्स बढ़ती हैं तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ेगी, दैट इज एटॉमिक साइज बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, इसलिए 4D का साइज 3D से ज्यादा है, और ऑलमोस्ट पहले वाला ही पैटर्न फॉलो हुआ है, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब सबसे अलग ये है 5D। बेटा ये 4D था, 5D में पहले मेंबर का साइज तो बड़ा है। 5D में पहला मेंबर है लेंथेनम। लेंथेनम का साइज जैसे 3D 4D में गैप है, 4D 5D में भी गैप है, 5D में लेंथेनम बड़ा है। लेकिन लेंथेनम के बाद ये ऑर्डर समवॉट ऐसा होता है, यानी लगभग ये नियरली पैरेलल चल रहे हैं, बहुत पास में। तो कहने का मतलब 3D का साइज छोटा होता है, 3D से 4D का साइज बड़ा होता है, और 5D और 4D का साइज लगभग बराबर होता है। बेटा 4D और 5D का साइज क्यों बराबर है? उसका रीजन है 5D में। 5D में एक वर्ड हमें बार बार बोलना है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये वर्ड हमें बार बार बोलना है या समझना है। 5D में एक एबनॉर्मेलिटी है जिसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये भी समझेंगे व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एस ब्लॉक का वैसे पॉइंट है बेटा, ये न्यूक्लियस होता है, ये अलग अलग शेल्स होती हैं, और जब एस ब्लॉक की बात करते हैं तो आखिरी से तीसरे में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और एस की स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा पुअर होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुअर स्क्रीनिंग? इसका मतलब क्या है कि जो एस सबशेल है बेटा, वो एस सबशेल ऐसी है, सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहें तो एस सबशेल परफोरेटेड है। ठीक है, परफोरेटेड छन्नी जैसी जिसे कहना चाहते हैं वो है। और अगर ये परफोरेटेड है तो यहां का इलेक्ट्रॉन बेटा, यहां का पॉजिटिव चार्ज आखिरी तक जाएगा। तो जब भी एस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या है वर्ड जरा ध्यान से सुनना, एस सबशेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जो एटम है ना उसके अंदर स्क्रीन पुअर होती जाएगी, और अगर बेटा ये स्क्रीन पुअर होती जाएगी इलेक्ट्रॉन के आने के बाद, तो
ये चार्ज बाहर जाने लगेगा और ये चार्ज जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, और इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे एक बारी मैं फिर पढ़ाऊंगा भी एफ ब्लॉक में। फिलहाल एक बारी फिर समझ लेते हैं, ये वर्ड मैंने बोला है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि बेटा जो एफ सबशेल है वो एफ सबशेल की पुअर स्क्रीनिंग है, पुअर स्क्रीनिंग है। मतलब क्या हुआ एफ सबशेल की पुअर स्क्रीनिंग, यानी अंदर जो एफ सबशेल है वो परफोरेटेड हो जाती है, छन्नी की तरह हो जाती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आने के बाद जब वो परफोरेटेड हो रही है, स्क्रीन पुअर हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगता है। बाहर कहने का मतलब जो और इलेक्ट्रॉन है, और जब इनके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इनका साइज, या ये कहें अट्रैक्शन होना है, जब यहाँ अट्रैक्शन होना है तो साइज घटेगा। तो एफ सबशेल की पुअर स्क्रीनिंग को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब अब आ जाओ सिंपल लैंग्वेज में, ये मैंने ओवरऑल बताया एफ सबशेल की पुअर स्क्रीनिंग को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन हम पहले सिंपल भाषा में आए। सिंपल भाषा ये है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है, क्लियर है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए साइज घटता है। फिलहाल लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है। ऐसे ही लेंथेनॉइड यानी एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज कम होता है। तो 58 से 71 तक जो साइज कम हो रहा है उसका नाम रखा गया है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 58 से 71 तक साइज कम होता है। क्यों कम होता है भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में? तो वहां कहा गया है कि वो जो एफ होती है 58 से 71 तक, उस एफ में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और एफ में जैसे से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे होते हैं तो एफ की स्क्रीन पुअर हो जाती है। दैट मीन्स इसकी वजह से साइज कम होता है, स्क्रीन पुअर होने की वजह से। तो 58 से 71 तक साइज कम हुआ, लेकिन इसका इंपैक्ट 72 से 82 तक रहता है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका इंपैक्ट आगे भी रहता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 71 के बाद भी 72 से 82 एटॉमिक नंबर तक जितने एलिमेंट हैं उनका साइज जो हम सोचते हैं उससे कम है। जो सोचते कहने का मतलब जो पीरियोडिक ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब हमें ये लग रहा था कि पहले एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ा, फिर इतने से, या साइज पहले इतने पिकोमीटर से बढ़ा, अगले में इतने पिकोमीटर से बढ़ा। तो यहाँ पे जो 3D के बाद 4D में जो गैप आया, 3D के बाद 4D में जो गैप आया, ये 3D का गैप था, ये 3D के बाद 4D में गैप था, ठीक है। 3D के बाद ये 4D में और 5D में गैप था, लेकिन पहले मेंबर के बाद दूसरे मेंबर से गैप खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि पहले मेंबर तक एफ सबशेल आई नहीं थी। एफ सबशेल आई एटॉमिक नंबर 58 से, और 50 इसके बाद ये तो 57 था ना, 58 से 71 तक एफ सबशेल, और लॉट क्या है 72। तो 72 से 80 तक का साइज, ये देखो अभी हमने कहा ना 72 से 82 तक अपने से भी छोटा होता है, या अपने ऊपर जो है उनसे छोटा है, इसीलिए 5D का साइज 4D के या तो लगभग बराबर या कहीं कहीं जगह एक आध पिकोमीटर छोटा है। जैसे एनसीईआरटी की वैल्यू है ZR और HF की। ZR की वैल्यू है नियरली 160 पिकोमीटर और HF की वैल्यू है 159 पिकोमीटर। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ZR और HF ऊपर नीचे हैं, मतलब ZR में शेल कम है और HF में शेल ज्यादा है, और जिसमें शेल ज्यादा है उसका साइज 1 पिकोमीटर कम है। यानी एटॉमिक नंबर 72 एक शेल ज्यादा होने के बाद भी साइज कम है। तो साइज कम क्या, नेक टू नेक ही है, तो वो ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहलाए थे। और इसके पीछे रीजन है, इसमें होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट, या इसको कह सकते हैं पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। लेंथेनॉइड निपट गया उसके बाद का इफेक्ट।
ठीक है, हाँ बेटा पहले शिव आप पूछो। सर मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे टॉप टू बॉटम जाने में साइज बढ़ता है, वेरी गुड। ठीक है, तो सर आपने कहा कि मतलब 3D छोटा है 4D से। मैंने कब कहा 3D मतलब 3D और 4D में 4D बड़ा 3D छोटा, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक, जी, तो यही सर कहा। ऐसे टॉप टू बॉटम, इसमें सर टॉप टू बॉटम साइज घट रहा है ग्राफ में। भाई साहब ग्राफ पढ़ना आवे थोड़ा बहुत, ये ग्राफ चल रहा है, यानी यहाँ वैल्यू 0 होगी, 10 20 30 40, ओके सर, मैं कंफ्यूज हो गया ग्राफ था। ऐसे बढ़ता है ना। चलो आप निपटे। नेक्स्ट, हाँ बेटा अनुभूति आप बोलो। सर एक बार लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एक बार और बता दीजिए। बेटा लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो एक बार अभी आएगा ही, जहां लेंथनॉइड पढ़ेंगे वहां आएगा। अभी लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन हाँ उसका मतलब ये है, मतलब उसका जिसे कहते हैं ना लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अगर शॉर्ट में कहें तो बच्चे उसका मतलब ये है कि जब भी एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एफ सबशेल पुअर स्क्रीनिंग शो करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीन? स्क्रीन क्या होता है कि यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां तक जा रहा है, यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां तक जा रहा है, लेकिन बीच में शेल्स आ गई। ये शेल्स काम करेंगी स्क्रीन का, ये शेल्स काम करेंगी स्क्रीन। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीन? कि ये पॉजिटिव चार्ज बीच में रोकना चाहती है, ठीक है। तो अगर अंदर स्क्रीन स्ट्रांग होती है तो पॉजिटिव चार्ज कम पहुंचेगा, लेकिन एस ब्लॉक में एकदम उल्टा है, एकदम नेचर का रिवर्स है। एस ब्लॉक में ये स्क्रीन पुअरेस्ट है, और जब ये स्क्रीन पुअरेस्ट है या पुअर हो जाती है तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाहर जाता है इन नटशेल, जिसकी वजह से बाद में साइज कम हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जाके अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था। हाँ बोलो बेटा, अब आप लोकप्रिय बोलो। सर वो स्क्रीन है क्या? शेल मतलब स्क्रीन का काम कर रही है? यस बिल्कुल सही है। जितनी भी अंदर वाली शेल्स होती हैं वो सारी की सारी शेल्स स्क्रीन का काम करना चाहती हैं। बेटा इन शेल्स में है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अंदर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंच गया तो ठीक है। और अगर इन्होंने बीच वाले इलेक्ट्रॉन ने इसे कुछ कम कर दिया तो उसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपने बताया ये जो स्क्रीन है ये पुअर है, सर ये पुअर क्यों है? एस सबशेल की जो शेप है उसकी वजह से। बेटा एस की शेप जो होती है वो एस सबशेल की शेप होती है, सॉरी एस सबशेल की शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। और इसके बाद अगर बात करें पी ऑर्बिटल की शेप का, तो बेटा पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल। अब जरा सोच के देखिएगा, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी दो ही आने हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में दो ही आते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दो ही आने हैं पार्टिकल वेव के हिसाब से। फिर डी सबशेल की शेप है डबल डंबल, यानी ये ऐसा होगा, और ये 5 तरीके से अलग अलग होते हैं। और एस की शेप है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब है तो उसकी भी शेप, लेकिन हमारे इस लेवल पे वो पढ़नी नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं आपको किसी एक जनरल एग्जांपल से कहें, दो ही इलेक्ट्रॉन यहां आने, दो ही यहां, दो ही यहां, दो ही एस में आने हैं, तो ये चीज जो है ये कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब यहां जो चार्ज है ये एकदम कंसंट्रेटेड ऐसे सर्किल में दिखता है। यहां जो इलेक्ट्रॉन जिसे कह रहे हैं पार्टिकल एंड वेव, दो डुअल नेचर, ये थोड़ा सा एलोंगेटेड शेप में आया, थोड़ा वेव नेचर इसकी बड़ी है। तो वही चीज जब वेव में आ गई तो ऑब्वियसली इसका चार्ज की जो कैपेसिटी है वो स्कैटर हो गई, यहां और स्कैटर, एस में और स्कैटर। इसीलिए स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग की जो वैल्यूज हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यूज भी हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज, तो एस की स्क्रीनिंग सबसे स्ट्रांग होती है और एफ की स्क्रीन सबसे वीक होती है। और सर किसी को डाउट? 160 पिकोमीटर और 159 पिकोमीटर क्या बता रहे थे?
फिर से बोलना 159 पिकोमीटर और 160 पिकोमीटर। सर ये क्या बता रहे थे आप? साइज, वो तो साइज है, वो तो साइज है। फिर से बोल देता हूँ, मिटा दिया मैंने अभी शायद। ये बताया है कि डी ब्लॉक में जो साइज होता है वो ऐसे वेरी करता है। इसमें यहाँ है स्कैंडियम, यहाँ है जिंक और यहाँ आयरन कोबाल्ट निकेल है। इसके बाद मैंने कहा 4D में जब हम जाते हैं तो वो जो पहला मेंबर है 4D का वो तो यहाँ पे है, दैट इज वाई, ये ट्रिबियम और दिस वन, और दूसरा है ZR जिरकोनियम। 5D शुरू तो यहाँ से होता है जिसमें पहला मेंबर है लेंथिनम, लेकिन दूसरा मेंबर का साइज ZR जैसा ही है। तो 5D में शुरुआत तो ज्यादा से हुई थी, लेकिन इन जनरल 4D और 5D का साइज बराबर है। इन जनरल 4D और 5D का साइज बराबर है। 5D का साइज कम क्यों हो गया? तो हमने कहा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हुआ। और जो पहला मेंबर का दूसरे मेंबर का साइज आया, अगर हम उन दोनों को देखें, एक ZR था और एक HF था, इसका साइज होता है 160 पिकोमीटर। ये NCERT में शायद वैल्यू है, इसलिए मैंने बोल दिया ये 159 पिकोमीटर। तो शेल अगर कहें तो ये 4D है और ये 5D, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये 5th पीरियड का मेंबर है और पीरियोडिक टेबल में ये 6th पीरियड का मेंबर है। तो जिसका शेल्स ज्यादा होती हैं उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज लगभग बराबर आ गया है। हो सकता है ये मैंने उल्टे भी लिखे हो, हार्डली मैटर, लेकिन ये मुझे गारंटी है कि ये ट्विन्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं तो लगभग बराबर हैं। हो सकता है ये 59-60 जंबल हो गए मुझसे। पूछिए। सर हाँ जी सर आपने मतलब 5D में सर आपने किसकी पुअर स्क्रीन बताई थी सर, कौन से सबसे 5D में क्यों पुअर हो जाएगी यार? मैंने ये थोड़ी कहा 5D में पुअर स्क्रीन। 5D जो है ये पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन में ये शेल है। यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसे 3D कहते हैं। यहां जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इस फिलिंग में 4D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जब यहां इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 5D। टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन 4D और 5D का साइज बराबर है, और उसके पीछे रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है कि भाई है क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो वैसे तो मैं एक बार फिर बताऊंगा ही लेंथेनॉइड, लेकिन कॉमन सेंस है, अगर आप अभी सीख लेंगे तो आगे कम तंग होंगे, आगे आपको अच्छा लगेगा और एस ब्लॉक पूरा खत्म हो जाए। एस ब्लॉक में 2 ही 3 हेडिंग है, एक कॉन्फ़िगरेशन, एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस बच्चों को यहां समझ में आ गया, 4 दिन बाद आप लोगों के पेपर है मुझे पता है, जिसमें D and F भी आ रहा है, 4 दिन बाद ही 5 दिन बाद है, गारंटेड क्वेश्चन आना है, 101% क्वेश्चन आना है डिफाइन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो बच्चा यहां सीख लेगा उसे आगे परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं खुद बताना चाह रहा हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखिए बेटा, जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर यहाँ पे है एक्चुअली, और कल वाली क्लास में है उसका आंसर। देखो बेटा, आज की पढ़ाई हमने शुरू यहां से की थी कि ये हमारी पहली ट्रांजिशन सीरीज है, ये दूसरी है, और ध्यान देने वाली बात है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जैसे सेकंड में अगर देखो या फर्स्ट में देखो तो 21, 22, 23 और जरा 20 के बाद 10 जोड़ो तो 30 आ गए। ऐसे 38 को 38 पीछे था, 39 से 48 10 एलिमेंट। जरा यहां सोचो 57 और 80, ये तो 32 एलिमेंट्स हैं भाई, तो 32 थोड़ी है, डी में तो 10 ही आने हैं। सॉरी 57 से 80 वॉट एवर द वैल्यूज, 24 है ना, 24 एलिमेंट्स है, तो 24 तो यहाँ आने नहीं, यहाँ तो 10 ही आने हैं, तो बाकी 14 का है वो तो नीचे पड़े हैं। तो यहाँ पे ये वाला गैप जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये है एटॉमिक नंबर 57, और 57 के बाद 58 से लेके 71 तक यहां नहीं है, दे आर नॉट डी ब्लॉक, वो एस ब्लॉक है। अब लौट के एस ब्लॉक जब निपट गए फिर 72 से डी ब्लॉक है, 72 से 80 तक फिर से डी ब्लॉक है। तो ये कहा गया टॉप से बॉटम जाते हैं तो शेल बढ़ती है या साइज बढ़ता है, तो 3D से 4D बढ़ा, तो थ्योरेटिकली 4D से 5D बड़ा होना चाहिए,
लेकिन ये जो 5D है ये बड़ा नहीं है, ये लगभग, यानी अगर मैं कहूं कैडमियम और मरकरी के साइज बताओ तो आप कहेंगे आसपास है। कैडमियम और मरकरी में हो सकता है मरकरी हल्का सा छोटा हो या हल्का सा बड़ा हो, आसपास साइज होगा। तो इन दोनों का साइज लगभग बराबर क्यों है? तो 4D और 5D का साइज इसलिए बराबर है क्योंकि इससे पीछे मतलब यहां पे 57 और 58 से 71 तक जो शेल भरी गई है, भाई है तो ये भी मेंबर ही ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो भरे गए हैं 4s सबशेल में। और ये जो s सबशेल है यहाँ पे 4s भरी जाती है, ये जो s सबशेल है इसकी बहुत पुअर स्क्रीनिंग है, और इस स्क्रीन पुअर होने की वजह से जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया उससे मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट करके साइज कम कर देता है। और इसीलिए ये HF से लेके 80 तक सबका, बल्कि 80 क्या आगे 81 और 82 भी अभी बताया था, 72 से 82 तक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का असर देखा गया है। और इन सब एलिमेंट का साइज थ्योरेटिकल वैल्यू से कम है, थ्योरेटिकल मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स की वैल्यू से कम है, और इनका साइज अपने से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसके लगभग बराबर है। पूछिए प्रभा बसु। सर लेंथेनॉइड्स का इफेक्ट बाकी एलिमेंट्स पर क्यों पड़ रहा है? अरे वाह, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया पूछा आपने, लेकिन आपने थोड़ा सा और सोच लेना चाहिए था, आपका बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता। भैया ये एटम है, एटम है ये। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 58 यहां इलेक्ट्रॉन भरा, 59, 60, 61, 62, और उसके बाद मैं भरने पे आ गया 73, 74 यहां, तो ये तो भरे जा चुके हैं, और ये भरे जा चुके हैं, तो इनकी तो पुअर स्क्रीनिंग आ ही चुकी है। मतलब जो लेंथेनॉइड में पुअर स्क्रीनिंग नाम का बीज बोया गया है, तो क्या आगे के एलिमेंट्स में, यानी यहां से यहां तक, वो पीछे के गायब हो जाएंगी शेल्स? वो शेल्स तो रहेंगी रहेंगी, और वो शेल्स रहेंगे, उनकी स्क्रीनिंग भी पुअर ही रहेगी, तो उनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता रहेगा। और 82 तक इसका इंपैक्ट देखने को मिला है, 72 से 82 तक। ठीक है, भले ही ये मिला लेंथेनॉइड की वजह से है, लेकिन लेंथेनॉइड खत्म होने के बाद जब डी में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हुए तब भी तो ये जिंदा रहे, मतलब ये एटम के अंदर शेल्स रही, और एटम के अंदर शेल्स रहेंगी तो चार्ज तो बाहर जाएगा ही जाएगा। हाँ, लेकिन शब्दों में इसे खेला जाता है पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, मतलब लेंथेनॉइड के बाद भी ये काम चलता रहा तो पोस्ट लेंथेनॉइड इफेक्ट भी कहते हैं। गुड, ये क्वेश्चन फिर भी बेहतर है। और पूछिए बेटा किसी को डाउट? चलो, एटॉमिक साइज सबको होपफुली क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर नहीं भी है तो एक बार आप मुझे मैसेज करना, मैं कल फिर बता दूंगा कुछ ना कुछ और चीजें जोड़ के। लेकिन नट शेल में साइज में इतना सा था पॉइंट कि 3D से 4D बड़ा है और 4D और 5D लगभग बराबर है। पढ़ना सिर्फ इतना था, ठीक है, और बाकी वो क्यों बराबर है वो एक्सप्लेन ज्यादा हो गया। चलिए आज इतना ही रखते हैं, वी हैव इनफ टाइम, बाकी कल मिलते हैं। बच्चों आपको शायद अनाउंस हो गया नहीं हो गया मुझे याद नहीं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। कल शायद लाइट प्रॉब्लम थी। एक तो जो हमने ट्रेंड शुरू किया था संडे को टेस्ट होगा, नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आई होप सो आपको पता लग गया होगा। अब हमारे नोट्स भी पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भी पहुंच रहे हैं, तो टेस्ट भी होंगे पॉजिटिवली। तो संडे को आपके टेस्ट होंगे। जिन बच्चों के स्कूल में टेस्ट हैं वो हमें पहले से बता दें, हम उन्हीं टॉपिक्स में लेंगे। बाकी बच्चों को हम 2 दिन 3 दिन पहले, मतलब थर्सडे तक, अप टू थर्सडे आपको टेस्ट बता देंगे। ठीक है, टेस्ट सब्जेक्टिव होंगे, शुरू के 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और बाकी सारे सब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि जैसे बोर्ड का पैटर्न होगा बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपके टेस्ट होंगे, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी करेंगे। और बोर्ड में जैसे अभी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे और बाकी 50 नंबर सब्जेक्टिव, तो हम भी अभी वही रेशियो लेके चलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव। तो इस संडे से आपके टेस्ट होंगे। और ऑब्वियसली अभी मेरी इच्छा तो थी टेस्ट में आपका टॉपिक रखने की एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स, क्योंकि 1-2 बच्चों ने मुझसे आज भी कहा था कि सर उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन और भेजिए, एंड दैट्स वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा कि वो देख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मांगे हैं मुझसे प्रैक्टिस के। ठीक है, दैट्स वेरी पॉजिटिव सिग्नल कि आप अगर खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
मैं उनको क्वेश्चन भेजूंगा उसी लेवल के भेजूंगा जैसे वो अभी चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम बड़े क्वेश्चन नहीं। तो मैं तो चाह रहा था कि आप लोग हेलो एल्केन का टेस्ट दे दें, लेकिन एक दो बच्चों ने कहा नहीं हमारे यहाँ हेलो एल्केन्स नहीं आ रहा। तो जिनके यहाँ नहीं आ रहा है उनका मैं पेपर चाह रहा हूँ जो उनके यहाँ आ रहा है वो दे दूं। फर्स्ट बुक पूरी आ रही है डीपीएस में, जीआरएम में, और फर्स्ट बुक के पहले 5 हमारे हो भी चुके हैं। 6ठा चैप्टर कोर्स में नहीं है मेटलर्जी, 7वां पी ब्लॉक और 8वां ये, ठीक है। तो पी ब्लॉक नहीं करा है, डी एंड एफ पहले करा दिया, छोटा है करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि या तो आप पहले 5 में से किसी का टेस्ट दे दें या डी एंड एफ का ही दे दें, वॉट एवर योर विश। आप मुझे मैसेज कर देना, अभी अगला बैच है क्योंकि, ठीक है। चलिए कल इसके नोट्स भेज देना। नोट्स तो शायद पहले ही पहुंच गए होंगे, कोशिश होती है हमारी नोट्स तो क्लास से पहले पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचे तो अभी पहुंच जाएंगे। शायद कल पहुंच गए होंगे क्योंकि कल वाले नोट्स में पढ़ा ही नहीं पाया था शायद, और नहीं पहुंचे तो आज पहुंच जाएंगे।